अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम लोग मौजूद हैं इस वक्त फोकस लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान जतोई साहब। ये सेंटर के सीईओ हैं और हम इनसे बात करेंगे अपने सेंटर के हवाले से। हमें बताएंगे कि किस तरह से इनको ख्याल आया इस सेंटर को बनाने का और इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है इस सेंटर के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप हमें थोड़ा सा बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि आपने ये सेंटर कब बनाया, आपको कैसे ख्याल आया और आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ये रिहेबिलिटेशन सेंटर हमारा पिछले कोई 7-8 साल से है और इनको बनाने में जो ख्याल था वो पीछे के हमारी अपनी फैमिली में मेरे कितने ऐसे करीब के लोग थे कि जो बड़ी ड्रग्स लेते थे, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना और उसमें उन्होंने ओवरडोज होकर उनकी डेथ हो जाना, डिफरेंट तरह की उनको प्रॉब्लम्स आई इसमें। तो हमारे यहाँ वहाँ पे अवेयरनेस नहीं थी। फिर मेरे बहुत ही क्लोज जो लोग थे जो ओवरडोज होकर उनकी डेथ हुई और फिर मैंने अपनी तालीम पूरी करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कोई काम किया जाए जिसमें आप लोगों को अप्लाइज करें, लोगों के लिए आप आसानियाँ पैदा करें। तो मैंने फिर रिहैब सेंटर का एक स्टेप लिया कि मुझे एक एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर बनाना चाहिए। और जब मैंने एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर बनाया तो ये बेसिकली मेरा एक पैशन था, शौक था और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी जल्दी सक्सेसफुल भी हो गया और अल्लाह ताला ने बड़ी जल्दी हमारे लिए इसमें आसानियाँ भी पैदा की। और इसमें प्रॉब्लम्स की जहाँ तक बात है, प्रॉब्लम्स तो जाहिर है हर काम में आती हैं और ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है जिसमें आप इंसानी ज़िंदगियों को लेके उनके साथ सर्वाइव कर रहे होते हो, एक ऐसे लोगों को ट्रीट कर रहे होते हो जो टोटली तौर पे मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। वो अपनी ज़ात को बहुत अच्छा समझते हैं, अपनी ज़ात के साथ बहुत केयर नहीं करते अपने। जब वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स होते हैं तो उनको काफ़ी सारे मसले मसाइल आते हैं। उनकी जो मेंटली कंडीशन होती है वो इस लेवल पे नहीं होती कि वो इलाज को एक्सेप्ट करें या वो इलाज करवाना चाहें। तो वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स की वजह से फिर लोग हमको हमारे पास लेके आते हैं, हमारी टीम्स जाती हैं उनको लेके आती हैं, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो उनको प्रॉपर काउंसिल करके तो बेहतरी की तरफ और एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ उनको सर्वाइव करने में मदद करते हैं। अच्छा, इसमें आपका जो एक देखा गया है कॉमनली लोगों का इंप्रेशन कुछ अच्छा नहीं होता कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं ये पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं नहीं, और फिर मोस्टली इनको चांस और खौफ सा होता है कि शायद मोस्टली पेशेंट जो है वो रिलैप्स कर जाएंगे। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? गुड क्वेश्चन। रिलैप्स बेसिकली इलाज का हिस्सा है। रिलैप्स करना या दोबारा नशा कर लेना ये इलाज का हिस्सा है और जितने भी अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं और उनके सक्सेसफुल रेट बहुत अच्छे होते हैं, वो रिलैप्स प्रिवेंशन के ऊपर बहुत काम करते हैं, वो डिजीज कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत काम करते हैं, वो फैमिलीज के साथ उसके जो बिहेवियर्स हैं मरीज के उनके साथ बहुत काम करते हैं। और जो अच्छे रिहैब सेंटर्स हैं जिनमें साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, एडिक्शनोलॉजिस्ट, एक पूरी प्रोफेशनल टीम होती है जो उनको डील कर रही होती है। और ऐसे रिहैब सेंटर्स के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं अच्छे रिहैब सेंटर्स नहीं है। बहुत से अच्छे रिहैब सेंटर्स हैं जो इसके ऊपर बहुत अच्छी वर्किंग करते हैं और उनके जो रिलैप्स रेशो केस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, उनके जो रिकवरी रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है और पेशेंट बड़ी जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, बड़ी जल्दी अपनी एक नॉर्मल लाइफ की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे जो है ना इसके बारे में, हाँ लोगों की एक अपनी परसेप्शन होती है, कुछ लोग पॉजिटिव राय भी रखते हैं, कुछ लोग नेगेटिव राय रखते हैं। तो इसमें हम कह नहीं सकते किसी को एक को हिट करके कि वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनका सबको भी पता है कि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें यकीनन फैमिलीज़ का भी कंट्रीब्यूशन होता होगा कि अगर सब लोग मिलके कंट्रीब्यूट करें और उस पेशेंट को रिकवर कराने में आपके साथ दें तो यकीनन वो ज़्यादा कामयाबी उस सूरत में सामने आती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं वो ना कि पेशेंट को ट्रीटमेंट में लेके चल रहे होते हैं बल्कि पूरे उस पेरेंट्स को लेके चल रहे होते हैं और ये पूरा एक सर्कल होता है लाइक फैमिली, पेशेंट और डॉक्टर्स। और वो सिर्फ फैमिली को डील नहीं, पेशेंट को डील नहीं कर रहे होते, वो साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उनको भी डील कर रहे होते हैं, उनको डिफरेंट तरह की टेक्निक्स बता रहे होते हैं कि आपने इसको दोबारा जो ट्रीट है इसको करना किस तरह से, इसके बिहेवियर को कैसे नोट करना है, इसको जो सोशली प्रॉब्लम्स आते हैं आपने उसको सपोर्ट किस तरह से करना है, आपने इसकी जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है आपने उसमें प्रोफेशनल्स की हेल्प कब लेनी है। तो इसमें फैमिली का रोल भी इतना रोल ही होता है जिस तरह से डॉक्टर्स का और प्रोफेशनल्स का रोल होता है, सेम इसी तरह से फैमिली का रोल भी इतना ही होता है। बिल्कुल। और फॉलोअप्स जी जी, और फॉलोअप जो है ना इस इलाज के अंदर वो बहुत बड़ा एक आप कह लें कि उसका बहुत बड़ा एक रोल है फॉलोअप का। जितने भी अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, वो फॉलोअप के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं।
फॉलो अप इलाज का बेसिकली हिस्सा होता है। दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं एडिक्शन में, इसको कहते हैं, एक इंडोर ट्रीटमेंट होता है, एक आउटडोर ट्रीटमेंट होता है। इंडोर ट्रीटमेंट वो कि जब पेशेंट्स को आप अपने पास रखते हैं, उसको डिटॉक्स करके भेज देते हैं। इसके बाद आउटडोर ट्रीटमेंट शुरू होता है, जिसे फॉलो अप कहते हैं। फॉलो अप का बड़ा, किसी भी नशे के मरीज के लिए फॉलो अप का रोल बहुत बड़ा रोल होता है। जब उसको कोई मसले मसाइल आते हैं, जब उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जब उसका नशा करने को दोबारा दिल करता है, पूरी सोसाइटी में जाने को दिल करता है, जो अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वो पेशेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि आपने फौरी हमें कॉल कर लेनी है, हमारे पास आप फौरी तौर पे फॉलो अप पे आ जाएं। तो वो फॉलो अप का जो कंसेप्ट है वो इसको इसी तरह से लेके चलती है। और पेशेंट एक ऐसा आदमी के जो कभी, जिसको लगता है कि मैं कभी जिंदगी में सर्वाइव नहीं कर सकता, वो एक अच्छा शौहर भी बनता है, वो एक अच्छा बेटा भी बनता है, वो एक अच्छा फर्ज बन के सामने आता है। तो फॉलो अप का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल ज़रूर, इसमें सबकी कंट्रीब्यूशन, फॉलो अप और टाइमली चेकअप, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें आपको सोसाइटी की तरफ से भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होंगी पेशेंट्स को डील करने में, जो आपके लिए यकीन हर्डल्स बने होंगे आपके रास्ते में इस तरह की आगे बढ़ने के लिए, तो वो क्या, आप उस बारे में क्या कहेंगे? सोसाइटी में ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होते हमें, क्योंकि जब पेरेंट्स हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स की प्रॉपर राय होती है बच्चे को ट्रीटमेंट करवाने में, और जब वो प्रॉपर तौर पे एग्री कर जाते हैं हमारे साथ, तो फिर हमें सोसाइटी इतना मैटर नहीं करती हमारे साथ कि सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, ये लोग, ये उनके लिए, अपने लिए जो पेरेंट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स होती है कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों को पता ना चल जाए कि हमारा बच्चा ड्रग्स लेता है। तो किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए मैं समझता हूँ कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम सोसाइटी की तरफ से नहीं होता है इस तरह की बात। सही। तो काफ़ी आप बता रहे थे कि अच्छी फैमिलीज़ के लोगों को भी आप करते हैं डील, और इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आता होगा कि जब वैसे उन्होंने एक सफ़ेद पोश लोग हैं या अच्छी फैमिलीज़ हैं, वो बात को बाहर सामने जाहिर भी नहीं करना चाह रहे होते, और आपने ट्रीट भी करना है और बात भी नहीं फैले, थोड़ा सा एक मुश्किल काम है। अब मुश्किल जरूर है, जिस तरह से मरीज एक डिनाइल फेज में होता है, वो कभी इलाज भी एक्सेप्ट नहीं करता, और सम टाइम फैमिलीज भी डिनाइल फेज में होती हैं। मेरा अपना बिलीव इस बात के ऊपर है कि अगर हम देखें कि जैसे हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों का पता होता है, हमारे अपने मोहल्लेदारों के घर वालों का या उनके बच्चों का पता होता है, सेम इसी तरह से हमारे मोहल्लेदारों को भी हमारे बच्चों के बारे में और हमारे बारे में पता होता है। और हमें इस डिनाइल फेज से निकलना पड़ेगा कि ये जो स्टिग्मा बन गया हमारे अंदर कि अगर किसी का बच्चा कोई ड्रग्स लेता है तो ये कोई बुरी लानत, या इस तरह से जैसे हम कहते हैं, मुझे लगता है कि इस तरह से नहीं, ये एक बीमारी है, और ये एक मेंटली बीमारी है, दिमाग की बीमारी है, इंसान को मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करती है, फिर फिजिकली डिस्टर्ब करती है, जिसमें इंसान अपने पूरी परसेप्शन डिस्टर्ब कर बैठता है, उसके सही और गलत करने वाले जो केमिकल है जिसमें वो फैसला करते हैं वो इनबैलेंस होकर रह जाते हैं। उसको इस बीमारी के अंदर जो लोग नशा करने में उसको सपोर्ट करते हैं वो बहुत आइडियल लगते हैं, उसको लगता है कि मुझे ये मेरे सबसे बेस्ट दोस्त है, मेरे आइडियल है, इवन कि वो घर वालों को भी ब्लेम करता है कि देखो जो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करनी चाहिए कि वो मेरे बाहर के दोस्त कर रहे होते हैं। तो ये वो पेशेंट एक डिनाइल फेज में होता है। जी, ये वाकई सही बात है कि एक तो आपने बात की कि इनमें केमिकल जो चेंज आता है, और जो खास साहब से हमारी बात हो रही थी वो बता रहे थे कि ये एक हैबिट है। तो ये हैबिट को ही ख़त्म करने पे जो है वो सारी स्ट्रगल होती है। तो कोई मैसेज आप लोगों को देना चाहें इस हवाले से, अपने सेंटर के हवाले से, लेकिन आपको कुछ कंट्रीब्यूशन की भी ज़रूरत पड़ती होगी, आप खुद से चला रहे हैं ये सारा इंस्टीट्यूट, तो लोगों को कुछ कहना चाहें आप? लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि आप एज ए पेरेंट्स हम सबको अपने बच्चों के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए कि वो किस तरह के लोगों के साथ, उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो किस तरह का है। वो रात को लेट नाइट आते हैं, वो सुबह देर तक सोए रहते हैं, तो हमें उनको पूरी तौर पे असेस कर लेना चाहिए, ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, हमें उनके बारे में कॉन्शियस रहना चाहिए कि ये हमारे वो बच्चे, इनके जो फिजिकल इनके अंदर जो चेंज आ रही हैं या साइकोलॉजिकली जो चेंज आ रही है कि क्यों है। तो हमें एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों को डील करते वक्त उनको सीखना चाहिए। और एक बात और मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जब आप अपने बच्चों का, आपको एक इमेज सेट करना चाहिए बच्चों को डील करने में। आप हमेशा, आप जब विन विन डील के साथ बच्चों को डील करते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से बच्चे डील हो जाते हैं। जो पेरेंट्स बच्चों को आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली तौर पे, या उनको फ्रेंड्स में आउट ऑफ द वे सपोर्ट करते हैं, उनको पार्टीज कराने में उनको सपोर्ट्स करते हैं, तो उन ऐसे पेरेंट्स को सम टाइम बच्चों को डील करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको आगे जाके मसले मसाइल आ सकते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं एक पेशेंट, हम उनसे बात करते हैं, वो अपनी स्टोरी हमसे शेयर करेंगे कि किस तरीके से वो इस चीज़ में
ये उनकी एडिक्शन उनको हुई और फिर किस तरह से उनकी रिकवरी यहाँ पे हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा, आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ा ये सारा प्रोसेस, जिस चीज में आप शामिल हुए, ये सारा आप लोगों से इस तरह से कुछ शेयर करना चाहें अपनी बातें? मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं टीन एज में था, स्कूल में पढ़ता था, तो चोरी चोरी करके सिगरेट स्टार्ट की, घर वालों को नहीं पता था। ऐसा करते करते इस तरह दिलचस्पी नहीं करती इन लोगों ने, घर वालों को बिल्कुल पता नहीं चला, ठीक है, ना उस तरफ ध्यान देते थे। लेकिन मैं ये बात दूर करूँ कि जब बच्चा सिगरेट पीना शुरू करे या इस तरह की कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, तो पेरेंट्स को खास तौर पर ख्याल करना चाहिए, क्योंकि खाता है इसी तरह स्टार्ट होता है और छोटे लेवल से बड़ा लेवल तक जाता है। काश वो दिन मैं ये बोलूंगा कि प्रीवियस में जाने वाला होता, रोकने वाला होता, तो आज मैं स्टेज पे ना होता। बिल्कुल बिल्कुल, ये फिर जब इंसान उस चीज से निकलता है तभी समझ आती है मेरा ख्याल। जब शुरू कर रहा होता है तब नहीं पता चलता कि हम क्या करें, और फिर दूसरों को ब्लेम करते हैं। नहीं, मैंने कि उसकी वजह से किया है, उसकी वजह से किया है। अरे ये सब जो है, इंसान अपनी मर्जी से सारा कुछ करता है, कोई किसी को खराब नहीं करता, ठीक है, किसी में अपनी ब्लेम गेमिंग होती। और जब एक दफा शुरू हो जाए किसी के कहने पे तो वो स्टार्ट कर देना, चॉइस उसकी जो होगी वो उस पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। वो एक स्टेप है जो आपने बोल्ड स्टेप लेना है, उस चीज से बचना है। डर है जिसे कहते हैं कि वो डर किसी ने उतारना था, बाकी गेम तो इंसान खुद खेलता है और फिर नर्व चूंकि डाउन हो जाते हैं और इंसान की सोच खत्म हो जाती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये सारा कुछ तो माइंड सेट में आते ही नहीं है, माइंड समझते नहीं है मेरे साथ हो क्या रहा है। इसलिए कि वो चलता रहता है, जब बिल्कुल दलदल में फंस जाता है, फिर कहता है मेरे साथ क्या होगा। तो लोगों को कुछ आप कहें किस तरह से बचें, क्या करें? मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने से बड़े और बुरे दोस्तों से बचो, ठीक है। सिगरेट, पान, छातियाँ, ऐसी चीजें शुरू स्टार्टिंग में जो करते हैं ना करें, ठीक है। और अपने माँ बाप को यार दोस्त बनाए, ठीक है, इनसे अच्छा कोई यार दोस्त नहीं होता है, बाकी सब झूठ और फ्रॉड है, ठीक है। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा। और कुछ लोग समझते हैं सिगरेट कुछ नहीं है, सिगरेट की जो स्टार्ट है, पहले सीढ़ी का स्टेप ही, जैसे कि जो स्टेप है वो पहला सीढ़ी का वो ये सिगरेट है, जो सिगरेट से स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चर्च है, फिर ड्यूटी है, फिर सब उद्योग है, फिर पाउडर है, फिर जो ड्रग्स है उस तरफ में चला जाता है। फिर वो भूल जाता ना गलत कहाँ पे से, जो चीज गलत स्टार्ट कर ली तो फिर वो जैसे कहते हैं गुनाह और सवाब में भी फिर वो गलत काम कोई भी हो जाएगा, तो गलत नहीं लग रहा। तो चाहे सिगरेट शुरू करते हैं तो कहते हैं सिगरेट ही तो है, हाँ तो इसमें फिर अगर चर्च पे आ गए तो सिर्फ चर्च ऐसे तो हाँ। तो ये अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा कि काश मुझे ज़ूम का पता होता, मैं यहाँ तक पहुंचूंगा तो मैं ये काम ही ना करता। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी इस चीज से बचे, अपनी आने वाली नस्लों को इस चीज से तबाह मत होने दें, ठीक है। आज हम उनको बचा लेंगे तो कल हमारा बहुत अच्छा होगा। पहले स्टेप से ही बचाएं, पहले स्टेप से ही बचाएं, और अगर बाद में भी हुआ है खुदा खास्ता तो उसको छुपाएं नहीं, जितनी जल्दी हो सकता है उसका ट्रीटमेंट करवाएं ताकि वो बच सके और इस चीज में हेजिटेशन फील ना करें। ये बीमारी है, आम बीमारी है, डिजीज का इलाज होना चाहिए। कोई भी चीज ठीक नहीं। तो आप कभी सोचेंगे कि आप आगे बढ़े और कोई स्टेप लोगों को जाके अवेयर करें, क्योंकि आप इस चीज से गुजर चुके हैं। मेरा देखो लगता है कि मैं ड्रग्स तो छोड़ चुका हूँ, लेकिन अब लोगों को समझाऊं जो लोग खराब हो रहे हैं, टीन एज में, स्कूल लेवल में और कॉलेज लेवल में भी चीजें बहुत आम होती जा रही है ड्रग्स वगैरह। तो मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो इस चीज से बच्चे, जितना बच्चा जा सकता है बच्चे, कोई दिमाग तेज नहीं होता, कोई बंदा शार्प नहीं होता, ये चीजें यूज करके इसे भक्ति तौर पर महसूस होता है, ठीक है। उसके बाद ये एक इल्लत है, बीमारी है, ठीक है। ये बीमारी से जान छुड़ाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है शुरू में, अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तब आप बच सकते हैं, तब आसान है। बाद में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कोई चीज नहीं है, इंसान के पावर और स्किल पावर। अच्छा, कुछ बच्चों में ये भी होता है कि कभी देखिए सिगरेट पीते तो कहते हैं कि वो हमारा ग्रुप पीता है जी, हमें मजबूरी है, क्योंकि हम नहीं पिएंगे तो वो आउट ऑफ ग्रुप हो जाएंगे, आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे। बस इसी तरह देखा स्टार्ट करते हैं दूसरे को, फिर ब्लेम नहीं करते कि उसने खाता, लेकिन कोई किसी को नहीं कहता, ना वो किसी को लगाता। ये सिर्फ अपने करने किसी को डालने की बात है कि मैं इसकी वजह से नशे को लगा, मैंने इसकी वजह से स्मोकिंग स्टार्ट की। इधर देखा देखी स्टार्ट करते हैं उनसे शौकीनों में कि जब हम कॉलेज में लेने आए हैं करके देखते हैं क्या होता है, और फिर बात जब आगे तक बढ़ जाती है समय सब बिल्कुल समझ जाती है।
ऐसे और फिर फैमिली सफर करती हैं। सही बात है। वो यंग बच्चे, हाँ, जब जिनकी शादी होती है तो उनके बच्चे, उनकी लाइफ, उनकी फैमिली सब, पूरे दो खानदान जिसे कहते हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा बताएं, आपकी बात में ज्यादा पावर है, आप उनको किस तरह से कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि खुदा इस चीज से बचे, शुरू से बचे, हाँ, फर्स्ट स्टेप से स्मोकिंग ना करें, ठीक है। स्मोकिंग की पहली सीढ़ी है इस चीज के, इसमें अमल है, ठीक है। तो खुदा इस चीज से बचने के लिए आपको स्मोकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। जो लोग स्मोकिंग अभी कर रहे हैं वो स्मोकिंग को छोड़े, ठीक है, ताकि इस चीज से बचा जा सके, ठीक है। क्योंकि ऐसे बचेंगे तो जिंदगी में कामयाब होंगे, नहीं तो कामयाब नहीं हो सकते आप।